Assalamu alaikum everyone. How are you all? I am here with another lecture. My lecture number is 139 for class 9th जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. And in my previous videos I told you about some of the electrochemical industries जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिटिक के प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए हम लोग जो है केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं और इस तरह से हम अपना रिक्वायर्ड प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर लेते हैं. आज जो है मैं आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ. हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में जो है दो ऐसे सेल्स की बात की थी जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल थे, जो इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में जिनका इस्तेमाल होता है. एक में हम लोग सोडियम मेटल को हासिल करते हैं फ्रॉम द फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लोग हासिल करते हैं थ्रू द डॉन्स सेल. और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा जो सेल है उसे हम लोग नेल्सन सेल कहते हैं, जिसके अंदर हम लोग कॉस्टिक सोडा को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द ब्राइन. और दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सेल थे जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का पास करना ज़रूरी था. उसके बाद ही जो केमिकल रिएक्शन थे, जो केमिकल प्रोडक्ट थे, हमारे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट थे, वो हमें मिलते हैं. आज मैं आई हूँ अपने नए टॉपिक के साथ, दैट इज़ कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन. कोरोजन क्या होती है, उर्दू में सिंपल लैंग्वेज में से कहते हैं जंग लग जाना. तो मेटल्स को आप देखते हैं जैसे लोहा वगैरह है, इसको मोस्टली जंग लग जाता है, तो दैट इज़ द कोरोजन. तो कोरोजन का नुकसान क्या है कि उससे जिस मेटल के ऊपर जंग लगा है ऑब्वियसली वो तबाह हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, वो यूज़फुल नहीं रहता, उसकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है, उसका स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, वो पावरफुल नहीं है और वो फर्दर किसी भी चीज़ में इस्तेमाल नहीं हो सकता. अगर हम आम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, अपने इर्द गिर्द देखते हैं, तो बहुत सारी हमारे इर्द गिर्द मशीनरी ऐसी है जिसकी प्रॉपर केयर ना की जाए. बहुत सारी मशीनरी के पार्ट्स ऐसे हैं जो कि डैमेज हो जाते हैं अगर प्रॉपरली उनको देखभाल ना की जाए ड्यू टू रस्टिंग, ड्यू टू कोरोजन. कोरोजन को रस्टिंग भी कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन. अब कोरोजन है क्या, आपके बुक से हम देखते हैं इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन. इट इज़ अ स्लो एंड कंटिन्यूस ईटिंग अवे ऑफ अ मेटल बाय द सराउंडिंग मीडियम. यानी कि यहाँ पे मेटल क्यों ख़राब हो रहा है, ड्यू टू द सराउंडिंग मीडियम. जो इर्द गिर्द जिस तरह का माहौल होगा, जो इर्द गिर्द इन्वायरमेंट है, उसकी वजह से किसी मेटल को नुकसान पहुँचना और इस हद तक पहुँचना, ईटिंग अवे यानी कि उसका ख़त्म हो जाना, खा दिया जाना. मेटल को खा किस तरह जाता है, नॉट बाय सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, बल्कि कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि उस मेटल की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा देते हैं. वो मेटल जो है उसका स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है और इस वजह से वो मेटल किसी मज़ीद फर्दर यूज़ के लिए नहीं रहता. तो कोरोजन का यहाँ पे हम लोग क्यों ज़िक्र करते हैं. कोरोजन एक जंग लगना है, आम ज़िंदगी में आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा इसके बारे में, लेकिन वाई वी आर स्टडिंग इट ओवर हेयर इन दिस टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, क्योंकि ओवरऑल अगर हम कोरोजन के प्रोसेस को स्टडी करते हैं, इसके केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं, तो जो कोरोजन का प्रोसेस है वो एक रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन है. यानी कि कोरोजन के पूरे प्रोसेस में रिडॉक्स रिएक्शंस कैरी आउट हो रहे हैं. कहीं पे रिडक्शन हो रही है और कहीं पे ऑक्सीडेशन हो रही है, और दोनों रिएक्शंस जो हैं वो साइड बाय साइड चल रहे हैं. तो रिडॉक्स रिएक्शन होते कहाँ हैं, बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग मीडियम. जो एयर है, एयर तो हमारे इर्द गिर्द, एयर ने एक पूरा एटमॉस्फेयर ने एक पूरा एनवेलप बनाया हुआ है, हमारे इर्द गिर्द हर जगह पे एयर प्रेजेंट है. इसी तरह जो मशीनरी है या कोई भी मेटल के पार्ट्स हैं, तो इनके इर्द गिर्द भी जो एयर है उसके अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे रिएक्टेंट्स हैं जो मेटल के साथ मिलकर रिडॉक्स रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं और मेटल को रिड्यूस या ऑक्सीडाइज करके उसकी वजह से क्या होगा कि मेटल ख़त्म हो जाएगा, उसके ऊपर कोरोजन हो जाएगी, दूसरे प्रोडक्ट उसके ऊपर बन जाएंगे मेटल को यूज़ करके, उसके एटम को यूज़ करके. तो मेनली हमारी जो एयर है उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है, यानी जो नमी होती है पानी की वजह से, वाटर वेपर्स, जो ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर होती है, उसकी वजह से कोरोजन का प्रोसेस देखने को मिलता है मेटल्स के ऊपर. जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है कोरोजन की, जिस तरह से मैं उर्दू में बता रही हूँ, लोहे को जंग लग जाना यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोरोजन दैट वी सी अराउंड आवर सेल्फ. तो लोहा जो है इट इज़ अ वेरी पावरफुल मेटल. जो आयरन है बहुत इम्पॉर्टेंट मेटल है, बहुत ज़्यादा हमारे डेली लाइफ में हर जगह पे, हर एंगल पे आप देखेंगे तो हर जगह पे आपको लोहा जो आयरन है किसी ना किसी तरीके से यूज़ होता हुआ दिख रहा होगा.
लेकिन इसका नुकसान क्या है कि इसके ऊपर रस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसकी कोरोजन बहुत ज़्यादा होती है। कहा जाता है कि एक साल में जितना आयरन प्रोड्यूस होता है उससे चौथाई हिस्सा आयरन का रस्टिंग की वजह से तबाह भी हो जाता है। यानी कि इट हैज़ द रस्टिंग, द कोरोजन ऑफ द आयरन इज़ सो मच इन अमाउंट। तो अब हम लोग कोरोजन की एक सिंपल सी एग्जांपल पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये वो स्पेशल केस है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लोहे को जंग लगता है, तो उसके लिए हम लोग रस्टिंग का नाम यूज़ करते हैं। कोरोजन बहुत सारे डिफरेंट मेटल्स के ऊपर हो सकती है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोरोजन जो है जो हमारे लिए डैमेजिंग है, हाँ नुकसानदेह है, हमें नुकसान होता है जिसकी वजह से, दैट इज़ द आयरन। कि उसके ऊपर जब कोरोजन होती है, उसके ऊपर जब जंग लगता है तो इट इज़ damaging to us, damaging to our economy and our properties. So corrosion in the general term, but corrosion of iron is called rusting. आम तौर पर जब हम generally corrosion का जिक्र करते हैं तो we use the word corrosion. जो तमाम मेटल्स जिनके ऊपर कोरोजन हो सकती है उन सब को रेफ़र करता है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली आयरन मेटल की बात करते हैं तो उसके लिए जो स्पेशल वर्ड है कोरोजन का, दैट इज़ द रस्टिंग, यानी कि जो जंग लग जाना, रस्ट हो जाना, दैट इज़ फॉर द आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। सो यहाँ पे रस्टिंग के लिए यानी कि एक मेटल, एक आयरन के ऊपर जब रस्ट लगता है, जब जंग लगता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है रस्टिंग का, दैट इज़ द मॉइस्ट एयर, यानी कि नमी वाली हवा, नमी वाली सराउंडिंग। सो बिकॉज ऑफ दिस वाटर वेपर्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द एयर, जो रस्टिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है, और ना सिर्फ स्टार्ट होता है बल्कि वो स्पीड अप हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ लेता है और रस्टिंग बहुत फास्टली होती है। अगर हमारी हवा में वाटर वेपर्स प्रेजेंट ना होते तो रस्टिंग का प्रोसेस ना होता और मेटल बच सकते थे, बट हम ओवर एयर कंसिस्ट ऑफ वाटर वेपर्स। कुछ ऐसे कंडीशंस हैं, यानी कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस या कुछ टाइम ड्यूरेशन साल के, या कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे वाटर वेपर्स बहुत कम होते हैं विद इन द एयर, वहाँ पे रस्टिंग का प्रोसेस ज़्यादा कॉमन नहीं है। लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, कुछ क्लाइमेट ऐसे हैं, कुछ वेदर टाइम सीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे रस्टिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स, लाइक मानसून एरियाज़, मानसून क्लाइमेट, जिसके अंदर हवा में नमी बहुत ज़्यादा होती है, और उस नमी की वजह से जो रस्टिंग का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो जाता है बिकॉज ऑफ द वाटर वेपर्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द एयर। तो अब हम लोग पढ़ते हैं द केमिस्ट्री बिहाइंड दिस रस्टिंग प्रोसेस, कि ये जो क्या वजह क्या है, केमिकली किस तरह के रिएक्शंस कैरी आउट हो रहे हैं जिसकी वजह से रस्टिंग होती है, जिसकी वजह से जंग लग जाता है लोहे पे। तो स्टेन्स एंड डेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ आयरन दे प्रोवाइड द साइट फॉर दिस प्रोसेस टू अकर। अगर आयरन की आपने कोई चीज़ बनाई हुई है, कोई मशीनरी का पार्ट है, ऑटोमोबाइल का पार्ट है, तो उस पार्ट पे या तो कोई स्टेन लग गया, कोई दाग धब्बा लग गया, या फिर कोई डेंट पड़ गया, यानी कि कोई ठोकर लग गई जिसकी वजह से उसका वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा डैमेज हो गया, उसके ऊपर डेंट पड़ गया, तो ये वो मेन साइट्स हैं, ये वो मेन जगह हैं जहाँ पे रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। तो ये रीजन्स जिन्हें हम लोग एनोडिक रीजन का नाम देते हैं, एनोडिक रीजन यानी कि जो जंग शुदा स्टेन शुदा या फिर जिसके ऊपर कोई डेंट वगैरह पड़ा हो, इस रीजन को हम लोग एनोडिक रीजन का नाम देते हैं। यहाँ पे रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, और किस तरह से रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, लेट अस सी। यहाँ पे आयरन जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, जब जहाँ पे आयरन का स्ट्रक्चर, आयरन का पार्ट डैमेज होता है, वो ऑक्सीडेशन हो जाती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देता है, और उसकी वजह से उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और आयरन जो है उसका स्ट्रक्चर डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दीज आर द आयरन एटम्स, सॉलिड फॉर्म में है। जब उसकी रस्टिंग स्टार्ट होती है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, यानी कि इट लूजेस द इलेक्ट्रॉन्स। तो एक आयरन के एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो 2 आयरन के एटम्स हैं तो उसके अंदर से 4 इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट, आयरन की ऑक्सीडेशन हो गई। सो बिकॉज ऑफ दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन द ऑब्जेक्ट दैट इज़ मेड अप ऑफ द मेटल, यानी कि जो मेटल है वो डैमेज हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन निकल गए, आयरन की ऑक्सीडेशन हो गई, तो आयरन का वो हिस्सा जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो गई है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि आयरन के मेटल के अंदर से निकले हैं, आयरन के एटम के अंदर से निकले हैं, दे मूव थ्रू आयरन शीट, वो उस पूरी आयरन शीट पे घूमेंगे
अनटिल वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाएं जहाँ पे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है और वहाँ पे इर्द गिर्द उनको वाटर के वेपर्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी अवेलेबल हों। तो यानी कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी जो है वो रस्टिंग के प्रोसेस को स्टार्टअप कर देती है। दिस रीजन एक्ट्स एज कैथोड, वहाँ पे जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वो कैथोड के तौर पे काम करेगी और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे विल रिड्यूस द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो यहाँ पे क्या होगा, सराउंडिंग एयर है, एयर के अंदर ऑब्वियसली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, इर्द गिर्द हाइड्रोजन के आयंस प्रेजेंट होंगे जो ये हमें वाटर मॉलिक्यूल से मिलते हैं, साथ में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जब सारे आपस में मिलेंगे सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे इसकी रिडक्शन हो गई है बिकॉज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स पूरे मॉलिक्यूल के अंदर एक्सेप्ट हो जाएंगे। ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं ये किस तरह से हमें मिलते हैं, दे आर प्रोवाइडेड बाय द कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो दे विल प्रोड्यूस द कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो इस H2CO3 में से ये हाइड्रोजन आयंस जो हैं ये हमें मिलते हैं। पीछे हमारे पास क्या रह गया है, कार्बोनिक एसिड का एक एन आयन। सो दैट इज़ वाई द एसिडिक मीडियम जो है वो एसिलरेट करता है। एसिडिक मीडियम एसिलरेट करता है यानी कि जितनी सराउंडिंग में एसिडिटी ज़्यादा होगी उतना ही कोरोजन का प्रोसेस तेज़ हो जाएगा। बिकॉज दिस कार्बोनिक एसिड दैट इज़ फॉर्म ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये एसिडिक है मीडियम में, इसके एसिडिसिटी की वजह से कोरोजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखें, यहाँ पे ऑक्सीजन की, यहाँ पे आयरन मेटल की जो है ऑक्सीडेशन हो गई, उसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन की रिडक्शन हो गई, इट इज़ रिड्यूस्ड इनटू द वाटर। तो यहाँ पे जो फेरिक आयंस बने थे, अगर हम इसको ओवरऑल पूरे रिएक्शन को लिखते हैं कि किस तरह से, ये ऊपर वाला रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन का है, नीचे वाला जो रिएक्शन लिखा गया है ये रिडक्शन का है। तो अगर हम ओवरऑल इस पूरे रिएक्शन को लिखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के तौर पे, तो 2 आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन के आयंस दे विल बी कन्वर्टेड इनटू फेरिक आयंस, जो कि कैट आयंस हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं, यानी कि आयरन की ऑक्सीडेशन हो गई है और यहाँ पे ऑक्सीजन की रिडक्शन हुई है और वो वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया है। तो ये जो ऑक्सीजन के आयंस बने हैं जो कि कैट आयंस हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो ये बने हैं ओवर हेयर, दे स्प्रेड थ्रू आउट द सराउंडिंग वाटर एंड रिएक्ट विद ऑक्सीजन। वो इर्द गिर्द पूरे सराउंडिंग वाटर की सरफेस पे स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगे, मूव करना शुरू कर देंगे और वहाँ पे मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म द सॉल्ट Fe2O3H2O, जो कि मेन रस्ट है, जो कि जंग है। तो ये भी एक रीडॉक्स रिएक्शन है। व्हाट विल हैपन, दीज फेरिक आयंस दे विल गो ऑन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दे विल रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग और ये बना देंगे Fe2O3NH2O मॉलिक्यूल्स, साथ में हाइड्रोजन के आयंस। तो ये जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बनते हैं ये मेन रस्ट मॉलिक्यूल्स हैं, ये कोरोजन कॉज करते हैं। ये जंग की वजह से जो ऑरेंज कलर का आपको रस्ट नज़र आता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दीज आयन, दीज मॉलिक्यूल्स। तो जो रस्ट लेयर है आयरन की, इट इज़ पोरस, वो पोरस है यानी कि वो उसके अंदर सुराख हैं, इट हैव पोर्स इन इट एंड इट डज़ नॉट प्रिवेंट फर्दर करोजन। वो एक आयरन की सरफेस है, यहाँ पे इसके ऊपर पहले डैमेज हुआ, डेंट पड़ा, तो यहाँ पे अब वो Fe2 पॉजिटिव आयंस बनेंगे, वो इर्द गिर्द से वाटर के साथ कनेक्ट करके और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये वाले मॉलिक्यूल्स बना देंगे रस्ट के। अब यहाँ पे एक लेयर बन जाएगी इसके ऊपर रस्ट की। अब ये जो लेयर बनी है रस्ट की ये पोरस है यानी कि इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट हैं। तो लेयर हालांकि लेयर बनी है, कोई कवर बना है, तो आयरन को फर्दर जो है रस्ट से बच जाना चाहिए, बट बिकॉज दिस लेयर इज़ पोरस, इसका मतलब है कि मज़ीद यहाँ पे अभी इर्द गिर्द से वाटर के मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, एसिडिक मीडियम जो है इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं और फर्दर मज़ीद गहराई तक जो है आयरन की जो पूरी बॉडी है उसको डैमेज कॉज कर सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि अभी मज़ीद इसके ऊपर हमला हो सकता है, द
होल बॉडी ऑफ द आयरन, जितना पीस है आयरन का वो डैमेज हो जाता है, बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्मॉल डेंट या स्मॉल स्टेन, एक छोटे से स्टेन से या छोटे से डेंट से जो है वो शुरू होता है और पूरी बॉडी उसकी जो पूरा आयरन मेटल है वो डैमेज हो जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रोसेस, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको कोरोजन के लिए कोई स्पेशल कंडीशंस नहीं चाहिए, जस्ट वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए जो हवा में मौजूद हों, जो वेरी कॉमन है, नॉर्मल चीज़ है। और उसके अलावा एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम किस तरह से बनेगा, जब वाटर मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना देते हैं तो वो एक एसिडिक मीडियम बन गया। तो अगेन जो पूरा कोरोजन का प्रोसेस है वो बहुत इजीली प्रोसीड कर सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय लेक्चर टुडे। आई होप कि आपको इसकी समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।